किसी भी देश में ऊर्जा का महत्व सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए नहीं होता, बल्कि ऊर्जा उस देश की प्रगति, सुरक्षा और सतत विकास का आधार होती है। इसी ऊर्जा से संबंधित एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है, जो हर वर्ष जारी होता है। इस साल भी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया है। हालांकि इसमें भारत की रैंकिंग की अगर बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में भारत की रैंकिंग कुछ नीचे गई है, यानी कि भारत थोड़ा सा पिछड़ता नजर आ रहा है। लेकिन अगर फिर भी हम दूसरे पक्ष की बात करें तो भारत की तारीफ भी हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि रैंकिंग पीछे जाने के बावजूद भारत की तारीफ क्यों हो रही है। तो दरअसल रैंकिंग में हल्की गिरावट जरूर देखी गई है, लेकिन भारत और चीन जो आकार में बड़े देश है, उस लिहाज से भारत के विशेष तौर पर अगर बात करें तो ऊर्जा दक्षता में, निवेश क्षमता में और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच में तारीफ हो रही है कि भारत ने इस दिशा में बेहतर कदम उठाए हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के विभिन्न पहलुओं के बारे में और विस्तार से समझेंगे इसके सभी पहलुओं को। तो शुरुआत करते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया है, भारत की रैंकिंग क्या है, ये सब कुछ आपको आज पता चलेगा। तो देखिए 18 जून 2025 को WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पहले तो इसको जारी किया जाता है। तो ये आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि कौन इसको जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। अब एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में 118 देश सम्मिलित थे और इन 118 देशों में भारत की अगर रैंकिंग की बात हम करेंगे तो वो पिछले बार की तुलना में 8 पायदान नीचे चला गया है। लेकिन फिर भी अगर पिछले बार की तुलना करें तो पिछले बार भारत 63वीं रैंक थी भारत की, और इस बार भारत की रैंक जो है उससे 8 पायदान नीचे जाने का मतलब कि भारत की रैंक 71वीं हो गई है। तो भारत थोड़ा रैंकिंग में जरूर पिछड़ता है, लेकिन यहां पर आपको जो तारीफ हो रही है वो सुरक्षा, स्थिरता और समानता के आधार पर तुलना करने के बाद ये देखा गया है विभिन्न देशों से वैश्विक रूप से कि भारत की ऊर्जा दक्षता, भारत की जो निवेश क्षमता है और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच है, उसमें एक सुखद खबर मिली है, उसमें भारत की प्रशंसा हो रही है। अब देखिए 118 देशों की ऊर्जा प्रणाली की सुरक्षा, स्थिरता और समानता के आधार पर कंपेयर किया जाता है और उसके बाद यह सूचकांक जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में इस इंडेक्स को बताया जाता है। इसमें 2025 में 71वीं रैंक भारत की हो गई है। पिछले साल से इसमें 8 पायदान की गिरावट देखी जा रही है। फिर भी ये कहा जा रहा है कि भारत और चीन ये बड़े देश हैं और समग्र रूप से इसमें सुधार देखा गया है पिछले वर्ष की तुलना में। भारत ने खासकर ऊर्जा दक्षता यानी एनर्जी एफिशिएंसी और निवेश क्षमता में यानी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी में वृद्धि हुई है। अब एक एक करके हम सभी पहलुओं को समझेंगे। भारत की स्थिति तो आप जान गए हैं, लेकिन एक नजर थोड़ा वैश्विक परिदृश्य पे भी डाल लेते हैं कि विश्व के अन्य देश पहले पायदान पर कौन है, आखिरी पर कौन है। तो देखिए पहले पायदान की अगर बात करें तो शीर्ष 5 देशों में सबसे पहले नाम आता है स्वीडन का, उसके बाद आपका फिनलैंड है, फिर डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। लेकिन यहां पर आप देखिए सबसे नीचे कौन है, तो यहां पर नीचे है कांगो। सबसे इसकी स्थिति 118वीं रैंक इसी की है, 118 देश इसमें सम्मिलित हैं। अन्य कुछ प्रमुख देशों की अगर रैंकिंग देखें तो चीन 12वें स्थान पर है, अमेरिका 17वें स्थान पर है, पाकिस्तान 101वें स्थान पर है और भारत की रैंकिंग जैसा कि आप देख रहे हैं इस बार है 71 और पिछली बार कितनी थी, 63। तो ये आपका रैंकिंग से संबंधित कुछ तथ्य हो गए। लेकिन अब समझ में आपको जो बात मेन समझनी है वो ये है कि भारत की जो ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति है उसमें 3 क्षेत्रों की बात की जा रही है जहां पर की अच्छी और उत्साहजनक प्रगति देखने को मिली है। उसमें एक एक करके हम समझते हैं कि ये प्रगति क्यों हुई है। तो देखिए ऊर्जा दक्षता की अगर हम बात करेंगे यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी की, एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, दक्षता का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, वो क्या करती है, 1 घंटे में 100 यूनिट खर्च कर रही है। 1 घंटे वहां पर कोई भी बिजली की जो खपत है उसमें वो 100 यूनिट खपत कर रही है और प्रोडक्ट अपने बना रही है, मान लीजिए 20 प्रोडक्ट वो तैयार कर रही है, कुछ भी एबीसीडी जो भी प्रोडक्ट है वो हो सकता है। अब यहां पर ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए इसने अपनी एफिशिएंसी में सुधार किया, एनर्जी एफिशिएंसी को सुधारा, तो इसने क्या किया कि अब ये जो 100 यूनिट खर्च कर रही थी बिजली, अब ये 90 यूनिट ही खर्च कर रही है और पहले भी ये 20 यूनिट मतलब 20 प्रोडक्ट बना रही थी, अब भी 20 प्रोडक्ट बना रही है। तो ऐसी दशा में ये कहा जाएगा कि अब जो इसकी एफिशिएंसी है यानी कि ऊर्जा जो खर्च हो रही थी पहले उसकी तुलना में अब ये कम खर्च कर रही है। तो यहां पर क्या होगा, जब ऊर्जा की खपत कम होगी तो लागत भी कम होगी और साथ साथ ऊर्जा की बचत तो हो ही रही है, पर्यावरण पर जो प्रभाव है वो भी पहले जो ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था वो कम प्रभाव पड़ेगा। अब इसका उदाहरण आप देखिए, जैसे भारत में एक योजना चलाई गई थी उजाला योजना, इसके तहत क्या किया गया था, तो इसके तहत एलईडी बल्ब का वितरण किया गया था
और एलईडी बल्ब के डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हुआ कि जो पहले के पारंपरिक बल्ब इस्तेमाल होते थे वो ज्यादा ऊर्जा की खपत करते थे, तो पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता था। उनके जो ऊर्जा जो उनकी उनमें जो पावर दी जाती थी उसका एक बड़ा हिस्सा वेस्ट होता था, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी नहीं थी, यानी कि उजाला भी अच्छा नहीं होता था और ऊर्जा भी ज्यादा नुकसान होती थी। उसकी जगह पर जब एलईडी बल्बों का वितरण शुरू हुआ उजाला योजना के तहत 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए, तो उसका परिणाम यह हुआ कि जो बिजली है उसकी भी बचत हुई और इनकी रोशनी भी उससे कम वाट में बेहतर रोशनी देते हैं। तो इससे फायदा यह हुआ कि हमारी एफिशिएंसी यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दी। तो ऊर्जा दक्षता के लिए उजाला योजना एक अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से पैट स्कीम यानी कि परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, ये किसके लिए था? तो ये जो एनर्जी इंटेंसिव उद्योग थे जहां पर ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे कि सीमेंट उद्योग उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, या उर्वरक का जो उद्योग होता है वहां भी आप देख सकते हैं, या बड़े बड़े जो लौह इस्पात कारखाने वहां देख सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ये स्कीम लाई गई पैट स्कीम, जिसमें कि ये कहा गया कि आप परफॉर्म करिए, अचीव करिए, यानी कि बिजली की खपत कम करिए। टारगेट दे दिया गया कि इतने समय में इससे कम अगर बिजली की खपत करते हैं और प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी होती है तो वो आपका अचीवमेंट माना जाएगा और उसका आप क्या कर सकते हैं, उतना उसका आपको लाभ मिलेगा। तो इस लिहाज से ये भी पैट स्कीम भी हम कह सकते हैं कि ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में, एनर्जी एफिशिएंसी को ठीक करने में इसका भी योगदान रहा। इसी तरह से निवेश क्षमता की बात कर लें, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी की बात कर लें, ये कैसे बेहतर हुई? तो देखिए, अगर निवेश क्षमता की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा और परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भारत में निवेश किया गया है। इसके तमाम उदाहरण हैं। इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के द्वारा, जैसे एनटीपीसी द्वारा अगर आप देखें तो एनटीपीसी द्वारा अक्षय ऊर्जा पार्क बनाए गए, अडानी ग्रीन के द्वारा ग्रीन एनर्जी जो उसमें खर्च किया गया, फिर सौर एनर्जी में खर्च किया गया। इसी तरह से आप देखें टाटा पावर द्वारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसके चार्जिंग स्टेशनों में निवेश किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं इसी तरह से सौर मिशन, जो राष्ट्रीय सौर मिशन चला था 2010 से, तो इस दिशा में सौर ऊर्जा की दिशा में बेहतर प्रयास हुए और इसके माध्यम से ही लक्ष्य तय किया गया है कि 2030 तक जाते जाते 280 गीगावाट सौर ऊर्जा से हम प्राप्त करेंगे, इतनी पावर हम इससे अर्जित करेंगे। तो प्रोडक्टिविटी इन सारे चीजों की वजह से बढ़ी। इसी तरह से फेम की बात कर लें अगर, फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड जो वाहन होते हैं उस पर फोकस किया गया, तो इससे भी हम कह सकते हैं कि इसमें भी निवेश बढ़ा। पीएम कुसुम योजना के तहत क्या किया गया, कृषि के लिए सौर ऊर्जा आधारित पंपों का इस्तेमाल, इस दिशा में भी निवेश हुआ। तो ऊर्जा तक पहुंच भी बढ़ाई गई। निवेश तो इन सारे स्कीम्स के माध्यम से आपको पता चल ही रहा है कि इस क्षेत्र में निवेश भारत ने किया, उसका परिणाम भी सुखद मिला, जिसकी सराहना हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ऊर्जा तक पहुंच, एनर्जी एक्सेस की भी यहां पर काफी सराहना की जा रही है, क्योंकि अब ऊर्जा एक्सेस की अगर बात करें तो देखिए अभी तक हम क्या है, अभी तक हमारा जो एक्सेस है, जैसे सौभाग्य योजना है, सौभाग्य योजना यानी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो थी 2017 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या था कि देश के दूर दराज के इलाकों में भी जहां तक बिजली की पहुंच नहीं थी वहां तक भी बिजली को पहुंचाया जाए, और इसके तहत ये प्रयास किया गया कि हर घर में बिजली पहुंचे। बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र थे, कुछ पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र थे जहां तक बिजली नहीं पहुंच रही थी, तो इस योजना के माध्यम से काफी बेहतर परिणाम देखने को मिले। इसी तरह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके तहत जो एलपीजी है उसको घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसी तरह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद अगर आप देखें, जो कि 2016 में ही संभवतः शुरू हुई थी, तो वहां से इसका सुखद परिणाम मिला। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका भी उल्लेखनीय योगदान है। तो ये ऐसी योजना है जिसके माध्यम से क्या किया गया था, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर 24/7 जो बिजली की आपूर्ति है उसको करने के लिए, और साथ साथ कृषि के लिए एक अलग फीडर के माध्यम से ये कोशिश की गई कि बिजली की आपूर्ति इन क्षेत्रों तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए। तो ये ऊर्जा तक पहुंच जो है उसको बेहतर करने का प्रयास हुआ। इसीलिए चाहे वो ऊर्जा दक्षता यानी एनर्जी एफिशिएंसी हो, चाहे इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी हो, चाहे हमारी एनर्जी एक्सेस हो, इन तीनों क्षेत्रों में आपको जो वृद्धि देखने को मिल रही है वो इसी का परिणाम है। अब देखिए विनियामक सुधार और ऊर्जा सुरक्षा, यानी कि कुछ ऐसे सुझाव दिए गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जो ये कहा गया कि भारत को अभी भी इस फील्ड में ध्यान देने की जरूरत है। अब कहां कहां जरूरत है, कहां कहां विनियामक सुझाव दिए गए हैं डब्ल्यूएफ के द्वारा इंडिया को, तो देखिए ग्रिड की विश्वसनीयता को लेकर यह कहा गया है कि जो भारत में जो ग्रिड है उसमें अभी सुधार की जरूरत है। ग्रिड क्या होता है, तो ग्रिड जब कहीं पे भी किसी भी प्लांट में बिजली बनाई जाती है तो वहां पे चाहे वो थर्मल प्लांट हो सकता है, वो हाइड्रो पावर हो सकता है, विंड एनर्जी हो सकती है, तो उस प्लांट से फिर क्या होता है, उस प्लांट से बिजली को ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से दूर दराज तक भेजा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हिमाचल में कोई बिजली बन रही है, उसको दिल्ली तक भेजना होगा, तो ट्रांसमिशन लाइन, इसमें जो हाई वोल्टेज के
जो तार होते हैं उसके माध्यम से ये भेजा जाता है। फिर वहां से वो क्या होगा, सब स्टेशन में जाएगा और सब स्टेशन के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तक पहुंचेगा। तो ये पूरा क्या होता है, ये एक तरह का जाल होता है, इसी को ग्रिड कहते हैं। अब इसमें भारत में जो ये ग्रिड की संरचना है, कुछ संरचना जर्जर है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ग्रिड की विश्वसनीयता को लेकर यह कहा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विशेष तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की जो पहुंच है उसमें सुधार करने की भारत को भी जरूरत है। तो यहां पर एक तो ये सुझाव दिया गया। दूसरा ये कहा गया कि भारत अभी भी आयातित ऊर्जा पर भारत की निर्भरता बहुत ज्यादा है, इस दिशा में प्रयास करना होगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो भारत आयात ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत क्या करता है, आयात करता है। विशेष रूप से अगर कच्चे तेल की बात करें तो 85%, 85% हम क्या करते हैं, आयात पर ही निर्भर हैं। तो ऐसी दिशा में हमारी इस निर्भरता को कम करना होगा। इसके लिए हमको विकल्प तलाशने होंगे। अब उसमें हमको विकल्प के तौर पर हम ग्रीन हाइड्रोजन ले सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को हम और ज्यादा मुखर तरीके से और ज्यादा मजबूती से हम इस पर काम कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल जैसी जो घरेलू ऊर्जा के स्रोत हैं उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस पर काम करने की आवश्यकता है। फिर भारत के लिए आगे की कुंजी क्या हो सकती है, यह भी बताया गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है, उसमें और निवेश करने की जरूरत है। ये भारत के लिए आगे की कुंजी हो सकती है। विशेष तौर पर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो उनके लिए जो चार्जिंग स्टेशन है उस पर निवेश करे भारत। इसी तरह से ऊर्जा का भंडारण कैसे हो उस पर निवेश करे भारत। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें हैं उसको बेहतर बनाए, कि अगर किसी और जगह पर बिजली का उत्पादन हो रहा है उसको किसी अन्य जगह पर पहुंचाना है तो वो हम इस हाई जो हमारी वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें हैं उसको आसानी से सहज तरीके से पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो बायोमास है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, जिसमें कि सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, जल ऊर्जा हो गई, बायोमास हो गई, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए यहां पर इनको अगर हम ठीक कर लेते हैं तो हमारी स्थिति और बेहतर होगी, ये भविष्य की कुंजी होंगे। जैसे राजस्थान और गुजरात, ये दो राज्य हमारे ऐसे हैं जहां पर सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। तो यहां पर हम सौर ऊर्जा पार्क को और ज्यादा मजबूती से इस पर काम कर सकते हैं। मानव संसाधन का विकास कर सकते हैं, जैसे स्किल इंडिया हमारा जो चल रहा है, ITI है और ग्रीन जॉब्स प्रशिक्षण है। वित्तीय रूप से हम इसमें इन लोगों को सशक्तिकरण करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स और PLI स्कीम की मदद ले सकते हैं। तो इस तरह से हम बुनियादी ढांचा भी बढ़िया कर लेंगे और नवीकरणीय ऊर्जा या श्रम बल का विकास कर लेंगे और वित्तीय व्यवस्था को भी और ज्यादा सशक्त बना लेंगे। तो जरूर इसमें और ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। अब उभरते मुद्दे और चुनौतियां भी इसमें हैं सामने। क्या क्या चुनौतियां हैं, अगर वर्तमान समय में आप देखें तो पूरे विश्व में आपको जगह जगह विभिन्न देशों के बीच में तनाव देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन तनावों का प्रभाव क्या पड़ता है, जो तेल और गैस की कीमतें हैं उन पर पड़ता है। क्योंकि जब भी एक श्रृंखला प्रभावित होती है, एक चेन प्रभावित होती है, जो आपूर्ति श्रृंखला होती है, तो उसका प्रभाव उसकी कीमत पर पड़ता है। जैसे भू राजनीतिक तनाव की बात कर लीजिए, रशिया यूक्रेन के बीच में ही चल रहा था। अभी फिलहाल लेटेस्ट अगर बात करें तो इजराइल ईरान के बीच में शुरू हो गया। अमेरिका का एक ट्रेड वार चल ही रहा था। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव देखने को मिल रहा था। तो ये सारे तनाव क्या करते हैं कि जो ऊर्जा की, तेल और गैस की कीमतें हैं उसको अस्थिर करते हैं। ऊर्जा की उपलब्धता और आपूर्ति श्रृंखला, इन दोनों पर असर डालते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो निवेश में जो कमी है, विशेष तौर पर विकासशील देशों के संबंध में अगर बात करें, जो विकसित देश होते हैं वो विकासशील देशों में इन्वेस्टमेंट को, अगर विकसित देशों से विकासशील देशों को कंपेयर करेंगे तो विकसित देशों में तो ठीक है कंडीशन, लेकिन विकासशील देशों में या गरीब देशों में जो स्वच्छ ऊर्जा है उसके लिए फंड नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी दिशा में विकसित देशों को विकासशील देशों के बारे में सोचना होगा। जैसे अगर हम बात कर लें दक्षिण एशिया की बात कर लें या अफ्रीका की बात कर लें, तो यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा के लिए काफी संभावनाएं हैं, सौर ऊर्जा के लिए अफ्रीका में काफी संभावनाएं हैं, लेकिन वहां पर उसके लिए फंड की जरूरत होगी और ये फंड नहीं मिल पाता है, ये एक कमी रहती है। नवाचार और वास्तविक कार्यान्वयन में असंतुलन होता है, यानी कि जो नई ऊर्जा तकनीकों का ग्रामीण या जरूरतमंद क्षेत्रों तक पहुंच नहीं हो पाता है, ये भी एक समस्या देखने को मिलती है। तो जो नवाचार हैं हम उसको चाहें तो स्किल इंडिया, ITI या ग्रीन जॉब्स के प्रशिक्षण के माध्यम से हम उसको और बेहतर बना सकते हैं। और विशेष तौर पर जो नवाचार होता है शहरों में तो देखने को मिलता है, लेकिन ये नई टेक्निक जो होती है ग्रामीण जरूरतमंद क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती है। तो गांवों तक पहुंचा के हम इन चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। आगे की राह में क्या है, तो आगे की राह में ये हो सकता है कि जो सौर ऊर्जा जैसे स्रोत हैं उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। सौर ऊर्जा पर ज्यादा से ज्यादा, हालांकि सौर ऊर्जा के लिए हमने भारत का एक अग्रणी रहा है हमेशा से और बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इस पर और ज्यादा ध्यान दिए जाने की संभावना है, क्योंकि गुजरात और राजस्थान जैसे जो राज्य हैं यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रीन जॉब्स के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। ग्रीन जॉब्स का मतलब क्या हुआ कि चाहे वो EV चार्जिंग स्टेशन से जुड़ा मामला हो या सौर पैनल इंस्टॉलेशन हो, EV मैकेनिज्म हो, ऊर्जा ऑडिटर जैसे नए रोजगार के जो फील्ड हैं
उसमें कैसे हम अपने युवाओं को ट्रेंड कर दें तो ये और बेहतर हो सकता है। अब स्किल इंडिया मिशन हो गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, इसके तहत ग्रीन स्किल्स मॉड्यूल चलाए जा रहे हैं, लेकिन और मजबूती से इस पर काम करने की जरूरत है ताकि हम और बेहतर रिजल्ट पा सकें। ईवी चार्जिंग स्टेशन हो गए, स्मार्ट ग्रिड हो गए आदि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए, जिससे कि जैसे स्मार्ट ग्रिड होता है तो स्मार्ट ग्रिड में क्या होता है, ये कंप्यूटर से संचालित होता है, एआई आधारित होगा, तो उसमें जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन है बेहतर होगा और बिजली की जो बर्बादी है वो नहीं होगी। तो इसकी मदद ली जा सकती है, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसका काफी फायदा हो सकता है। फिर स्थानीय विनिर्माण और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, जैसा कि पहले बताया गया। और जो मेक इन इंडिया पहल है, इसके तहत हम क्या कर सकते हैं कि भारत में जो चीजें बन रही हैं और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत, इन दोनों की सहायता से भारत में बनने वाली जो चीजें हैं उसको हम उस पहल के माध्यम से घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और इस क्षेत्र में ग्रीन फील्ड के क्षेत्र में हम बेहतर काम और कर सकते हैं। चाहे सौर पैनल हो, बैटरियां हो, ईवी पार्ट्स हो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर हो, ये सभी भारत में ही अगर बनने लगे तो सोचिए हमारी अपनी निर्भरता, आत्मनिर्भर भारत की तरफ तो हम आगे बढ़ेंगे ही, मेक इन इंडिया का वो उदाहरण होगा। और साथ साथ हमारी जो विदेशों से जो ऊर्जा आयात करने के लिए जो हमारी निर्भरता है वो कहीं ना कहीं एक विकल्प उसका तैयार होगा और वो निर्भरता कम होगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आईएसजीएस फाउंडेशन इंदौर में 23 जून से नया बैच प्रारंभ हो रहा है शाम 6 बजे से, और उसके लिए आप 87501 पर कॉल करके विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है और आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? विकल्प आपके सामने है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन या डेनमार्क। तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।